नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राही मेहता आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर सीरीज की एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली हड़प्पन सभ्यता के बारे में जानेंगे। हड़प्पन सभ्यता से जुड़े हुए कुछ सवालों को हम सोल्व करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा एनहांस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेड ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान व्यापार के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट हमको जो दी गई है उसका नाम है, कॉपर वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मागन, अनदर नेम फॉर ओमान। यानी कि तांबा मगन से प्राप्त किया गया था, जो ओमान का दूसरा नाम था। जी दोस्तों, जो कॉपर था वह अफगानिस्तान के साथ साथ, झारखंड के साथ साथ ओमान के क्षेत्र से भी जो हड़प्पन्स थे वह लेकर आया करते थे, और कॉपर का इस्तेमाल करके वो अपने अलग अलग जो औजार है वो बनाया करते थे। एवं मिसोपोटामियम सिविलाइजेशन की जो लिटरेचर है उसके जो तथ्य है उसके अंदर ओमान का दूसरा नाम मागन मेंशन है। तो यह स्टेटमेंट ठीक होती है। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हड़प्पा यूज्ड बोट्स एंड शिप्स टू फैसिलिटेट ट्रेड। यानी कि हड़प्पा वासी पर व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए नावों और जहाजों का उपयोग करते थे। जी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो इनलैंड ट्रेड था, यानी कि आंतरिक व्यापार जो था वह भी काफी ज्यादा हद तक डेवलप हो चुका था, और इस व्यापार को चलाने के लिए वह सिंधु एवं सिंधु की सहायक नदियों के ऊपर छोटी छोटी बोट्स का इस्तेमाल किया करते थे सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी। हमसे करेक्ट आंसर पूछा गया है तो आंसर आ जाएगा हमारे लिए सी, बोथ 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल रहेगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स ड्यूरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हड़प्पा सभ्यता के दौरान धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। धार्मिक संबंधों के बारे में बात करनी है हमको, तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वर्शिप ऑफ फालस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन वॉज प्रेजेंट। यानी कि लिंग और महिला यौन अंगों की पूजा मौजूद थी। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमको हड़प्पा सभ्यता के कई प्रकार के अवशेषों के अंदर फालस एवं मेल एवं फीमेल दोनों के ही सेक्स ऑर्गन की पूजा करते हुए हमको कुछ तथ्य मिले हैं, हमको कुछ सबूत मिले हैं, जिसका मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मेल और फीमेल दोनों की सेक्स ऑर्गन की पूजा किया करती थी, उनकी वर्शिप किया करती थी। ठीक है, यही वर्शिप बाद में शिवलिंग की वर्शिप के अंदर कन्वर्ट होती है। दोस्तों, आज की डेट में जब हम शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो चलन स्टार्ट हुआ था वह हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हुआ था, और उसको आज भी हजारों सालों के बाद भी हमारा समाज जो है वो कैरी ऑन करके चल रहा है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन घोस्ट एंड इविल फोर्सेस एंड यूज्ड एमुलेट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम। सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत और बुरी शक्तियों में विश्वास करते थे और उनके बचाव के लिए ताबीज का इस्तेमाल करते थे। जी दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। सिंधु वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वह भूत प्रेत में मानते थे और उनसे बचने के लिए वह ताबीजों का इस्तेमाल किया करते थे। आपको याद होगा, हमने वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि एक ब्रोंज डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर से मिला है। उस ब्रोंज गर्ल के स्टैच्यू में उस लड़की के हाथ पर भी एक तावीज बंधा हुआ है। इसके अलावा भी हमको कोई और बहुत सारे ऐसे फिगर्स मिले हैं, ऐसे ताबीज हमको देखने को मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब यह था कि वह ताबीजों का इस्तेमाल किया करते थे और उनसे संबंधित कि वह भूत प्रेत से बचने के लिए उन ताबीजों को डालते थे। ये बात हम उससे डिसाइफर कर सकते हैं। अगली स्टेटमेंट, द सील्स फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर डिवॉइड ऑफ इमेज ऑफ ट्रीज। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों पर पेड़ों की छवि नहीं है। नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत रहेगी। हमको ऐसी मुहरें मिली हैं जिसके अंदर पीपल वृक्ष की चित्र को बनाया गया है, और उस पीपल वृक्ष के चित्र के आसपास कई सारी जानवरों के चित्रों को भी बनाया गया है, और एक चित्र में तो पीपल वृक्ष को पूजते हुए भी उस मोहर के ऊपर दर्शाया गया है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमको करेक्ट उत्तर बताना है तो 1 और 2 आर करेक्ट, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे लिए सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, विद रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, हमको हड़प्पा साइट के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, और उसके साथ साथ किस हड़प्पन साइट के अंदर हमको कौन कौन से अवशेष देखने को मिले, ये हमसे इसके अंदर पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर लिखा गया है धोलावीरा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंदस इंस्क्रिप्शन। धोलावीरा में हमें सबसे लंबी सिंधु शिलालेखों में से एक शिलालेख जो है वो प्राप्त हुई है। जी दोस्तों, यह स्टेटमेंट, यह पेयर ठीक है। धोलावीरा में ही हमें सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देखने को मिली है।
दूसरे नंबर पर हमको दिया गया है मोहनजोदाड़ो में हमको बियर्डेड प्रीस्ट, दाढ़ी वाला पुजारी, उसका हमको स्टैच्यू देखने को मिला है। जी दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में वह देखने को मिला, ये पेयर भी बिल्कुल ठीक हुआ। तीसरा, लोथल में बीड मेकिंग फैक्ट्री थी, यानी कि मनका बनाने का कारखाना लोथल में सिचुएटेड था। यह भी ठीक है, मनका बनाने का जो कारखाना था लोथल में पाया गया है। चौथे की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा में हमें पशुपति सील, हड़प्पा में पशुपति सील जी नहीं दोस्तों, जो पशुपति सील के अवशेष हमको मिले हैं वो भी मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। हड़प्पा से हमें मदर गोडेस के अवशेष मिले हैं, ना कि पशुपति सील के अवशेष मिले हैं। तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर ठीक हो गए। यह हमको ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, तो यह स्टेटमेंट ठीक हो गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू दी सिटीज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स, यहां भी हमको दोबारा पेयर्स के ऊपर ही सवाल पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों के संदर्भ में युग्मों पर विचार करें। पहला, हड़प्पा सभ्यता के तत्व, और दूसरा, शहरों से हमको क्या क्या मिला है। यही यहाँ पर भी हमको पेयर ढूंढना है कि किस शहर से हमको क्या प्राप्त हुआ है, किस शहर में हमको किस प्रकार के अवशेष जो है वो देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, यह उत्तर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यानी कि कृत्रिम गोदीखाना लोथल में, जी बिल्कुल। दुनिया का सबसे पहला डॉकयार्ड जो था आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, यानी कि मानव द्वारा निर्मित ऐसा डॉकयार्ड जहां पर किश्तियों को खड़ा करने की व्यवस्था थी और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए किश्तियों के ऊपर सामान को लोड एवं अनलोड करने के लिए एक ईंटों का चबूतरा जो बनाया गया था वह हमको लोथल में मिला है। लोथल गुजरात में स्थित है, तो यह पेयर ठीक हो जाएगा। दूसरा, धोलावीरा साइन बोर्ड, ये तो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमसे पूछा गया था, यह भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, प्लॉड फील्ड, जोता हुआ खेत, हमको कालीबंगन में देखने को मिला है, यह भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। मदर गोडेस स्कल्पचर, मात्र देवी की मूर्ति, नहीं दोस्तों, यह हमको मोहनजोदाड़ो में नहीं, ये हमको हड़प्पा में देखने को मिली है। तो पहला, दूसरा और तीसरा पेयर ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे लिए सी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। With the reference to the town planning and structures of Indus Valley civilization, consider the following statement, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और संरचनाओं के बारे में कथनों पर विचार करें। यह सवाल है, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, शहरीकरण के ऊपर, नगरीकरण के ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमसे सवाल पूछा गया है। यह सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा ख्याति ही अपनी नगरीकरण के कारण प्राप्त की हुई है। तो चलते हैं स्टेटमेंट 1 की तरफ। Citadel building were constructed on a mud brick platform and physically separated from the lower town by walls. गढ़ की इमारतों का निर्माण मिट्टी की ईंटों के मंच पर किया गया था और दीवारों द्वारा निचले शहर से भौतिक रूप से अलग किया गया था। जी दोस्तों, जो हड़प्पन सिटीज थी वह मुख्यतः दो भागों में विभाजित हुआ करती थी, एक ऊपरी शहर और एक निचला शहर। ऊपरी शहर को हम सीटाडेल या फिर हिंदी में हम उसे गढ़ बोला करते थे, जिसे निचले शहर से थोड़ा अपरेज्ड प्लेटफॉर्म, थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता था, और उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया था। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करके सिटाडेल को बनाते हुए उसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया गया था, उसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया गया था। यह बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जो लोअर टाउन से सेपरेट करने के लिए चार दीवारी यानी कि किलेबंदी भी गढ़ की गई थी, यह पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। जो गढ़ था या सिटाडेल था वह ऊंचाई पर बना हुआ था और उसके साथ साथ उसकी चार दीवारी भी की गई थी, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी। दूसरी स्टेटमेंट पर चलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द सिटीज इज दैट दे फॉलोड द ग्रिड सिस्टम, शहरों में घरों की व्यवस्था ग्रिड प्रणाली का पालन करने वाली थी। जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। 90 डिग्री के एंगल के ऊपर सभी की सभी गलियां जो थी वह हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों की एक दूसरे को कट करती थी। इसके साथ साथ इसे ही हम ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, तो सभी के सभी घर जो थे वह ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला, नो विंडोज वाज फाउंड इन द वॉल ड्यूरिंग द ग्राउंड लेवल, यानी कि जमीनी स्तर के साथ दीवार में कोई खिड़की नहीं मिली है, यह भी बिल्कुल ठीक है। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वह प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज्यादा कह लीजिए चिंतित थे, जिसके चलते ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इनके मकान बने हुए थे उनमें से किसी भी मकान की दीवार की खिड़की जो थी वह गली के ऊपर नहीं खुलती थी। इसके साथ साथ जब आप हड़प्पा सभ्यता के घरों के अंदर दाखिल होते थे तब भी घरों को इस प्रकार से बनाया जाता था कि कोई भी व्यक्ति गली में से जाता हुआ दरवाजे के भीतर झांककर घर के अंदर क्या चल रहा है वह ना देखने पाए। एक दीवार से झरोखा बनाकर गली एवं दरवाजे के बीच में एक पर्दा तैयार किया जाता था, जिसके चलते प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके। तो तीनों ही स्टेटमेंट ये ठीक रहेंगी, तो आंसर आ जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स आर फाउंड एट द हड़प्पन साइट, इनमें से कौन सा अनाज हड़प्पा स्थलों के ऊपर
पाया गया है? पहला वीट, जी वीट तो इनकी एक वन ऑफ द मेजर क्रॉप थी, वीट को यह उगाया करते थे। बार्ले यानी कि जो, इसको भी यह उगाया करते थे। सेसमे यानी कि तिल, इसको भी यह उगाया करते थे। और चिकपी यानी कि सफेद चना, इसकी भी यह खेती किया करते थे। चारों ही क्रॉप्स को यह उगाया करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में काफी तरक्की हासिल कर चुके थे, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह शहरों में रहते थे। शहरों में रहने वाले लोग जो है वह कृषि नहीं करते हैं, परंतु पेट भरने के लिए अनाज तो उनको भी चाहिए। तो गांवों में रहने वाले लोग जो थे वह कृषि के उत्पादन में इतनी महारता हासिल कर चुके थे कि वह सरप्लस उत्पादन के माध्यम से शहरों के अंदर रह रहे लोगों का पेट भरने का काम कर रहे थे। और ये चारों ही फसलें जो थी वह उगाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। इसके अलावा राइस भी उगाया जाता था, परंतु राइस के साक्ष्य हमको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। ज्यादा साक्ष्य हमको इन चार फसलों के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज आर फाउंड इन इंडिया? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में पाया गया है? ठीक है जी, हमको सही कोड चूज चूज करना है इन पांचों के अंदर से। तो देखते हैं, पहला, कौन सा स्थान, कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में पाया गया है, ये सवाल है, भारत में कौन सा? तो पहला नागेश्वर, नागेश्वर भारत में ही मिला है जी, बिल्कुल सही रहेगा। लोथल, यह गुजरात में है, यानी कि भारत में है, यह भी ठीक रहेगा। गनवेरी वाला, गनवेरी वाला दोस्तों हड़प्पन साइट तो है, परंतु यह भारत में मौजूद नहीं है, यह पाकिस्तान में मौजूद है, तो यह कट हो जाएगा। चौथा मीताथल, मीताथल भी एक हड़प्पन साइट है, यह भी भारत के अंदर मौजूद है, तो यह ठीक हो जाएगा। पांचवा अमरी, यह भी एक हड़प्पन साइट है, परंतु यह भी भारत में ना होकर पाकिस्तान में मौजूद है। तो 1, 2 एंड 4, नागेश्वर, लोथल एवं मीताथल, यह तीनों साइट हमको भारत में मिली हैं, तीनों ही हड़प्पन साइट है। तो 1, 2 एंड 4 यानी कि ए हमारे लिए सही उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। Which of the following statement is are correct with reference to the agriculture practice of Indus Valley Civilization? सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार हमसे करने को कहा गया है और सही कथन ढूंढने के लिए हमसे बोला गया है, और हमको करेक्ट आंसर देना है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द इंडस पीपल सोड सीड्स इन द फ्लड प्लेन्स एंड रीप्ड देयर हार्वेस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्लड। यानी कि सिंधु घाटी के लोग बाढ़ के मैदानों में बीज बोते थे और अगली बाढ़ आने से पहले उनकी फसल काट लेते थे। दोस्तों यह क्या था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यह नदी के किनारे पर बसे हुए जो फ्लड प्लेन, बाढ़ के मैदान हुआ करते थे, वहां रहा करते थे और वहीं पर अपनी कृषि को चलाया करते थे। यह नवंबर के महीने में जब फ्लड का पानी, बाढ़ का पानी रिसीड कर जाता था, खत्म हो जाता था, मैदान सूख जाया करते थे, तो तब उन मैदानों के अंदर यह अपनी फसलों के बीज जो थे वह डाल दिया करते थे। और अगली बाढ़ के आने से पहले, यानी कि अप्रैल के महीने से पहले या मई के महीने से पहले लगभग लगभग यह अपनी फसल जो थी वो काट लिया करते थे। यानी कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एक बाढ़ के पानी के चले जाने के बाद और दूसरी बाढ़ के पानी के आने से पहले यह अपनी खेती पूरी कर लिया करते थे। नवंबर के महीने में बीज डाला करते थे और अप्रैल मई के महीने में यह अपनी फसल काट लिया करते थे। तो यह स्टेटमेंट ठीक रहेगी। अगली स्टेटमेंट, फूड ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन ह्यूज ग्रेनरीज इन बोथ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। ठीक है जी, यानी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों में खाद्यान्न विशाल भंडारों में संग्रहित किया जाता था। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है। हमको दोनों ही मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा में हमको महान खाद्यान्न देखने को मिले हैं, ग्रेट ग्रेनरीज हमको देखने को मिली हैं, जिनका इस्तेमाल जो था वह अनाज को स्टोर करने के लिए किया जाता था। और वह समय जब अनाज की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, अनाज नहीं अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो लोगों को इन खाद्यान्नों में से अनाज निकालकर उनका पेट भरने के लिए उनको दिया जाता था। इसका मतलब किसी प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी इनके पास मौजूद था, जो इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा था और लोगों की सहायता करने के लिए कदम उठा रहा था। दोनों ही पॉइंट ठीक रहेंगे दोस्तों, उत्तर आ जाएगा 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। अगले सवाल को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नियोलिथिक एज। नव पाषाण युग के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, द नियोलिथिक एज सो ए मैन टर्निंग इनटू ए फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम ए फूड गैदरर। यानी कि नवपाषाण युग में एक व्यक्ति या मानव जो था वह खाद्य संग्रहकर्ता से बढ़कर जो था खाद्य उत्पादक बन गया था। खाद्य संग्रहकर्ता से बढ़कर खाद्य उत्पादक बन गया था। यानी कि
या फूड प्रोडक्शन करना उसने स्टार्ट कर दिया था, यानी कि कृषि करना उसने स्टार्ट कर दिया था। तो हम जानते हैं दोस्तों, नियोलिथिक एज ही वह समय था जब मानव ने सबसे पहले कृषि करना आरंभ किया था, चाहे वो पूरी दुनिया में कोई भी मानव जाति क्यों ना हो। भारत के अंदर भी नियोलिथिक एज के दौरान ही हमने कृषि करना आरंभ किया था, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, द नियोलिथिक एज कल्टिवेटेड रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट एंड बार्ले। जी दोस्तों, यह स्टेटमेंट भी ठीक है। नवपाषाण युग में हम रागी, कुल्थी, कपास, चावल, गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। तीसरा, द न्यूलिथिक एज पीपल लिव्ड इन सर्कुलर हाउसेज विच वर मेड ऑफ मड एंड रीड। यह भी ठीक रहेगा दोस्तों। जो नवपाषाण युग के लोग थे वह कच्चे मकानों का इस्तेमाल करते थे, या तो उनके मकान गोल हुआ करते थे या उनके मकान जो थे वे आयताकार हुआ करते थे, और इन मकानों को कच्ची मिट्टी से एवं रीड यानी कि सरकंडे से बनाया जाता था, घास फूस से बनाया जाता था। यह तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी दोस्तों। आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हड़प्पा सील्स। हड़प्पा की मोहरों के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहली जो स्टेटमेंट है वो है, द हड़प्पन सील्स वर मोस्टली मेड ऑफ ब्रोंज। हड़प्पा की मोहरें ज्यादातर कांस्य से बनी होती थी। जी नहीं दोस्तों, हड़प्पा की सील जो थी वह कांस्य की ज्यादा नहीं बनी होती थी। भले ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम कांस्य काल या ब्रोंज एज के नाम से भी जानते हैं, पर फिर भी ब्रोंज का जो इस्तेमाल था वह बहुत लार्ज स्केल के ऊपर हड़प्पा के अंदर नहीं हुआ करता था, कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था। और मोहरे मोहरे ब्रोंज की नहीं बनाई जाती थी। मोहरे स्टेटाइट नाम के एक नरम पत्थर से बनाई जाती थी, या कुछ केसेस में इनको टेराकोटा से भी बनाया जाता था, परंतु ज्यादातर सील्स या ज्यादातर मोहरे ब्रोंज की हमको नहीं पाई गई, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरा, द मोस्ट फ्रीक्वेंट एनिमल्स यूज्ड ऑन सील्स वर वन हॉर्न्ड बुल, राइनोसोरस, बफलो एंड टाइगर। जी दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मोहरों पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख जानवरों में से एक सींग वाला बैल, गैंडा, भैंस और बाघ आदि शामिल थे, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे लिए बी, 2 ओनली। ठीक है जी। तो हड़प्पा की मोहरों के ऊपर जिन जानवरों को दर्शाया जाता था उन जानवरों का नाम आप याद कर लें। वन हॉर्न्ड बुल यानी कि एक सींग वाला बैल, गैंडा, भैंस एवं बाघ, इन चार जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ एंटीलोप्स की इमेज भी बनाई जाती थी, यानी कि डियर्स की, हिरणों की भी इमेज इसके ऊपर बनाई जाती थी। अगले सवाल पर चलते हैं। With reference to the craft production during the Indus Valley Civilization, consider the following statement. सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शिल्प उत्पादन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन लिखा गया है, द डांसिंग गर्ल फिगराइन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो इज मेड ऑफ टेराकोटा। मोहनजोदाड़ो में खोजी गई नाचती हुई लड़की की मूर्ति टेराकोटा से बनी है। नहीं दोस्तों, डांसिंग गर्ल की जो फिगर हमको मोहनजोदाड़ो से देखने को मिली है वह ब्रोंज की बनी हुई है, ना कि टेराकोटा की बनी हुई है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दी हड़प्पन पोटरी इज वेल बेक्ड विद फ्लोरल एंड फोनल पैटर्न। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों को पुष्प और जीव जंतु पैटर्न के साथ अच्छी तरह से पकाया जाता था। जी, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हड़प्पन पोटरी थी, जो मृदभांड हड़प्पा संस्कृति में हमको मिले, हड़प्पा सभ्यता में जो हमको मिले, वह पक्की मिट्टी से, मिट्टी को पकाकर बनाए जाते थे। उनको गर्म करके पूरी तरीके से भट्टी में तैयार किया जाता था। काफी अच्छी क्वालिटी की पोटरी का यह इस्तेमाल करते थे, और पोटरी को आकर्षित बनाने के लिए ये कई प्रकार के चित्र जो थे वो पोटरी के ऊपर बनाया करते थे, जिनमें से फ्लोरल एंड फोनल पैटर्न शामिल है। तो सेकंड ठीक हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे लिए। अच्छा, हमसे इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि पहली है स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो आंसर हमारे लिए आएगा ए। अच्छा हुआ हमने ये इनकरेक्ट पढ़ लिया, नहीं तो हम गलत टिक कर देते। तो करेक्ट एवं इनकरेक्ट कौन सा सवाल आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट सही पूछी गलत पूछी गई है, इसका ध्यान आपको एचसीएस का पेपर देते हुए जरूर रखना है। क्योंकि पिछली बार भी कई विद्यार्थियों का जो सवाल था वो सही होते हुए भी ऑप्शन गलत टिक हो गया था, क्योंकि करेक्ट की जगह उन्होंने इनकरेक्ट या इनकरेक्ट की जगह उन्होंने करेक्ट ऑप्शंस टिक कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। हड़प्पन साइट, हड़प्पा स्थल एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष। यहाँ भी हमको पेयर ढूंढने हैं, कौन सा ठीक है। पहला, मोहनजोदाड़ो ग्रेट बाथ, लोथल स्टेडियम, ढोलावीरा जहाज खड़ा करने का, जहाज बनाने का स्थान। तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में तो हमको ग्रेट बाथ, महान स्नान घर देखने को मिला, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लोथल में स्टेडियम, नहीं दोस्तों, लोथल में स्टेडियम हमको नहीं मिला, एवं धोलावीरा में हमको डॉकयार्ड या जहाज बनाने का स्थान हमको नहीं मिला। लोथल में हमको डॉकयार्ड मिला एवं धोलावीरा में हमको स्टेडियम मिला।
दोनों स्टेटमेंट्स को उल्टा करके यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि लोथल में आपको डॉकयार्ड मिला एवं ढोलावीरा में आपको एक स्टेडियम जैसी आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन 1 यानी कि ए इज करेक्ट, बाकी दोनों गलत लिखे गए हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर वेल इक्विप्ड विद द पोटर्स व्हील एंड स्टोन आर्ट। इस सभ्यता के निवासी कुम्हार के चाक और पत्थर कला से अच्छी तरह सुसज्जित थे। तो पहली स्टेटमेंट, इसमें हमसे पोटरी के बारे में एवं उनकी स्टोन आर्ट के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों पोटरी में तो यह सक्षम थे एवं चाक से बनने वाले या चक्के पर बनने वाले मृद भांडों का यह या पोटरी का यह इस्तेमाल करते थे, परंतु स्टोन आर्ट के अंदर यह सक्षम नहीं थे। स्टोन से बने हुए कोई भी औजार एवं हथियार यह नहीं इस्तेमाल किया करते थे। तो यह स्टेटमेंट हाफ राइट हाफ करेक्ट है। अगर हाफ करेक्ट है तब भी हम इसको काट देंगे। अगली, इट वॉज ए सेकुलर सिविलाइजेशन डिवॉइड ऑफ आइडल वर्शिप। दोस्तों यह मूर्ति पूजा से रहित एक धर्म निरपेक्ष सभ्यता थी। यह सिविलाइजेशन जो थी वह सेक्युलर तो थी, धर्म निरपेक्ष तो थी, परंतु हमको कई प्रकार के आइडल यहाँ पर देखने को मिले। हमें पशुपति सील यहाँ पर मिली। इसके अलावा यह फालस वर्शिप किया करते थे, लिंगम वर्शिप किया करते थे, योनि वर्शिप किया करते थे। इसका मतलब कई प्रकार की मूर्तियों को यह पूजा करते थे। मदर गॉडेस की भी मूर्ति हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन से देखने को मिली है। यानी कि आइडल वर्शिप ये नहीं करते थे, ये बात हम नहीं मानेंगे। आइडल वर्शिप ये किया करते थे। यह स्टेटमेंट भी हाफ राइट और हाफ रॉन्ग है, इसको भी हम काट देंगे। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर आ जाएगा नीदर 1 और 2। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। हड़प्पा जोड़ियों पर विचार करें। हड़प्पन साइट, अलादीनो आभूषण, कोटबाला नमक उत्पादन, बालू गार्लिक। ठीक है, हमसे 3 जगह और 3 फीचर उनके दिए गए हैं, हमको सही जो है वो करेक्ट मैच करना है। पहला अलादीनो, अलादीनो ज्वेलरी। जी दोस्तों, अलादीनो एक ऐसी हड़प्पन साइट थी जहां पर ज्वेलरी बनाने के लिए एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। ज्वेलरी बनाने के अवशेष हमको अलादीनो नाम की एक हड़प्पन साइट पर देखने को मिली है। परंतु कोटबाला, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। कोटबाला में हमको साल्ट प्रोडक्शन की कोई भी अवशेष देखने को नहीं मिले हैं। और तीसरी बालू, बालू नाम की हड़प्पन साइट के ऊपर हमको गार्लिक लहसुन के अवशेष मिले हैं, यह भी बिल्कुल ठीक है। कोटबाला में साल्ट प्रोडक्शन नहीं होता था। साल्ट प्रोडक्शन जो है वो हड़प्पा की बहुत कम साइट्स के अंदर हमको देखने को मिला है, जिसमें से गुजरात की कुछ साइट्स बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। अलादीनो में ज्वेलरी आभूषण प्रोडक्शन एवं बालू में गार्लिक प्रोडक्शन होती थी। पहला और तीसरा ठीक है, यानी कि आंसर आ जाएगा ए 1 एंड 3 ओनली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir। इनमें से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक श्रृंखला के निर्माण और जुड़े जलाशयों में पानी को प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? पहला रहेगा ढोलावीरा, दूसरा कालीबंगन, तीसरा राखीगढ़ी और चौथा रोपड़। तो दोस्तों कालीबंगन तो नहीं है बिल्कुल भी, राखीगढ़ी भी नहीं है, रोपड़ भी नहीं है। यह वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम था यह धोलावीरा गुजरात में हड़प्पन साइट के अंदर मौजूद था। यहाँ पर क्योंकि पानी की कमी थी तो जितना भी पानी मौजूद था आसपास की नदियों के अंदर, नहरों, तो उन नदियों के पानी को स्टोर करके चैनलाइज करके उस पानी को खेती के लिए इस्तेमाल करने का प्रावधान इन्होंने किया था। क्योंकि पानी की कमी थी, इसके चलते ढोलावीरा नाम की जगह जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है, वहां पर हमको यह प्रणाली यानी कि जलाशयों की प्रणाली, प्रवाहित प्रणाली, जल संचय करने की प्रणाली एवं बांध, ये सब कुछ हमें ढोलावीरा में देखने को मिला है। तो ढोलावीरा इज राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? इनमें से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो जी चन्नूदारो, ये तो हड़प्पन साइट है, हम इसके बारे में कई बार बात भी कर चुके हैं। कोट दिजी, ये भी एक हड़प्पन साइट है, पिछले सवाल में इसके ऊपर क्वेश्चन भी था, स्टेटमेंट भी थी, तो ये भी एक हड़प्पन साइट है। देसालपुर भी एक हड़प्पन साइट है, परंतु सोहगुड़ा एक हड़प्पन साइट नहीं है। सोहगुड़ा में हमको एक कॉपर इंस्क्रिप्शन मिली थी दोस्तों। यह कॉपर इंस्क्रिप्शन जो है वो मौर्य से बिलोंग करती है।
तो यह मौर्यन साइट हुई, ना कि हड़प्पन साइट हुई। तो सोगड़ा गलत हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता दर्शाता है? पहला, दे पोसेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, उनके पास विशाल महल और मंदिर थे। जी नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ना तो उनके पास कोई विशाल महल थे, ना ही कोई विशाल मंदिर थे। विशाल आर्किटेक्चर के नाम पर उन्होंने महान ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी एंड ग्रेट बाथ, महान स्नान घर बनाए थे, ना कि बड़े बड़े पैलेस एवं मंदिर। मंदिर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी भी साइट के अंदर नहीं बनाया गया था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, बिल्कुल सही बात है। यह दोनों नर और मादा दोनों देवताओं की यह पूजा करते थे। यह मदर गोडेस की भी पूजा करते थे, यह पशुपति सील की भी पूजा करते थे। तो मेल और फीमेल फिगराइन दोनों ही हमको मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेषों में। इसका मतलब है दोनों की ही पूजा किया करते थे। तीसरा, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरियट्स इन वॉरफेयर, उन्होंने युद्ध में घोड़े से खींचे जाने वाले रथों का इस्तेमाल किया। नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत है। यह घोड़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। घोड़े तो अपने साथ आर्यंस भारत के अंदर लेकर आएंगे। वह आर्यंस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म हो जाने के बाद भारत में आए, जब वैदिक काल भारत के अंदर आरंभ हुआ। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन रहेगा, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट्स दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, यह मुख्य रूप से एक धर्म निरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद थे, वह दृश्य पर हावी नहीं होते थे। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी दोस्तों। भले ही धार्मिक जो तत्व थे वह मौजूद थे, परंतु किसी भी प्रकार का टेम्पल हमको, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब धार्मिकता जो थी वह उनके ऊपर हावी नहीं हुई थी। वह मुख्य रूप से धर्म निरपेक्ष सभ्यता ही थी। दूसरा, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। जी दोस्तों, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इसी अवधि के दौरान भारत में कपड़ा निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। हमको मिसोपोटामियम अवशेषों के अंदर, सुमेरियन अवशेषों के अंदर भारत को मेलुहा के नाम से जाना जाता है। और मेलुहा एक ऐसी जगह थी जहां से कपड़े का व्यापार या कॉटन का व्यापार जो था वह किया जाता था। इसका मतलब इसी पीरियड के अंदर हम कॉटन को उगाते थे एवं कॉटन से बने हुए कपड़े भी पहना करते थे और उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया करते थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए ठीक हो जाएंगी। करेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढनी है, आंसर आ जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल रहेगा, मैच लिस्ट 1 एंशिएंट साइट विद लिस्ट 2 आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सूची 1 प्रणाली स्थल को सूची 2 पुरातत्विक खोज के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर खोजें। तो पहला, लोथल। लोथल में हमको दोस्तों हम जानते हैं मिला है डोकयार्ड। ठीक है जी। तो लोथल में हमको मिला है डोकयार्ड, यानी कि ए का आंसर होगा, ए मैच करेगा 2 के साथ। दूसरा, कालीबंगन। कालीबंगन में हमको दोस्तों क्या मिला है, प्लोड फील्ड हमको मिला है, तो दूसरे का होगा ए। तीसरा, ढोलावीरा। ढोलावीरा में हमको एक इंस्क्रिप्शन मिली है, एक लार्ज साइज साइन बोर्ड हमको देखने को मिला है, तो सी का हो जाएगा फोर्थ। और डी, डी यानी कि बानावाली। बानावाली में हमको टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो, यानी कि हल का एक रेप्लिका जो कि टेराकोटा से बना हुआ है, वो हमको देखने को मिला है। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, यानी कि उत्तर आ जाएगा हमारे लिए बी। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये याद रखने में आपको मदद आएगी और बाद में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर, इनमें से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? एलिफेंट बिल्कुल बना हुआ है, राइनोसोरस बिल्कुल बना हुआ है, टाइगर भी बिल्कुल बना हुआ है, परंतु गाय जो है वो हड़प्पन मोहरों के ऊपर एवं हड़प्पा टेराकोटा कला के अंदर हमको नहीं देखने को मिली है। तो गाय इज दी, हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं रिप्रेजेंट करता है, तो गाय नहीं रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। वह सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है जिसमें भारत में यह प्रकट हुए, सब कुछ ठीक है। हमको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज यानी कि इनके काल के अनुसार हमको इनको पॉइंट करना है। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स, फिर दूसरे में हमको दिया हुआ है पंच मार्क्ड कॉइन्स, फिर तीसरे में आयरन प्लो और चौथे में अर्बन कल्चर। तो इन चारों में से सबसे पहले और सबसे बाद में भारत के अंदर किस चीज का आगमन हुआ? दोस्तों, सबसे पहले भारत के अंदर आगमन होता है अर्बन कल्चर का, अर्बनाइजेशन का, जो हड़प्पन काल के दौरान हुआ। फिर भारत के अंदर दोस्तों आगमन हुआ लोहे के हल का। यह लोहे का हल अपने साथ आर्यन लेकर आए थे और वो भी लेटर वैदिक काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर हमको लोहे का हल देखने को मिला, उसके अवशेष हमको देखने को मिले। फिर भारत के अंदर पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी कि पंच चिन्हांकित चांदी के सिक्के देखने को मिले। और फिर सबसे आखिर में भारत के अंदर गोल्ड कॉइन्स देखने को मिले। तो सबसे पहले हुआ अर्बन कल्चर 4, फिर आयरन प्लो, फिर पंचमार्क कॉइन्स और फिर गोल्ड कॉइन्स, यानी कि उत्तर आ जाएगा 4 3 2 1। उत्तर रहेगा हमारे लिए डी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यह थी स्पेसिफिकली सिंधु घाटी सभ्यता की क्वेश्चन आंसर के ऊपर, जिसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 21 सवालों को सोल्व किया। और इसी प्रकार मैं आने वाले समय में भी आपके लिए नई वीडियो लेकर आता रहूंगा। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो के पैटर्न के अंदर कुछ बदलाव करें, तब भी आप हमको इसके बारे में सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।